इन जातियों को एससी आरक्षण मिलना चाहिए। जब यहाँ से प्रदेश का विधानसभा से उसको पारित करके भेजा जाता है, तो जो दिल्ली में आरजीआई है, जो आप कहते हैं कि रजिस्ट्रार जनरल इंडिया, वहाँ पे ये मुद्दा खारिज हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो क्राइटेरिया है छुआछूत का, एससी में उसी जात को शामिल किया जा सकता है जिसका सामाजिक जो स्तर है अछूत का हो, और राजभर जात इससे बिलोंग नहीं करती है। बार बार 3 बार मुद्दा भेजा गया, तीनों बार आरजीआई ने इसको खारिज कर दिया। माननीय नेताजी का जो अगला मुद्दा है कि रोहिणी कमीशन देश में लागू होना चाहिए, तो यही सरकार लागू करेगी। और जो 2-3 मुद्दे हैं, पूर्वांचल राज्य बनना चाहिए, तो पक्का है आज नहीं कल जिस दिन उत्तर प्रदेश का बंटवारा होगा तो पूर्वांचल राज्य अवश्य बनेगा। और क्लियर है, सबको मालूम है कि अगर पूर्वांचल राज्य बना तो राजभर समाज का बेटा जो है मुख्यमंत्री बनेगा। अब जो उनका मुद्दा है जाति जनगणना के बाद रोहिणी कमीशन जो 2016 में बना था, जिस मुद्दे के लिए माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी सत्ता में आए 2017 में, उत्तर प्रदेश सरकार में रहे, और सरकार में रहते हुए उन्होंने सामाजिक न्याय समिति, जो सामाजिक न्याय समिति जस्टिस राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बनी, रिपोर्ट आई, वह कहती है कि जो ओबीसी आरक्षण है 27% आरक्षण का बंटवारा हो जाए। राजभर केवल एससी कहते रह गया, अपने बेटा बेटी को यह जागरूक नहीं किया कि 27% में तुम भी हो, तुम भी तैयारी करो, तुम भी लाभ ले सकते हो। यह जागरूकता फैलाने के बजाय जो बसपा के नेता थे वह केवल एससी कह रहे। ठीक है, आप प्रयास करते रहिए, लेकिन जो मिल रहा है, आपको जो खाना मिल रहा है 27%, अगर उसका रोहिणी कमीशन के द्वारा बंटवारा हो जाता है, सामाजिक न्याय समिति के द्वारा बंटवारा हो जाता है, तो पहले उसका लाभ तो लेना अपने बच्चों को सिखाओगे। अब चाहे एजुकेशन में हो चाहे नौकरी में हो, पहले उसका लाभ लें। जब एसटी मिलेगा तब देखा जाएगा। राजभर ब्रांड एक हो गया है आज, तो पूरे देश में कहीं भी जाइए, या यही मुझे याद है, यही बसपा के नेता थे, कहते थे हम 4-5 जिला उत्तर प्रदेश में रहते हमारा जो, लेकिन आज सोचिए उत्तर प्रदेश तो पूरे उत्तर प्रदेश में दिखते हैं। बिहार में जाइए तो सब लोग कहते हैं हम राजभर हैं। आप असम में चले जाइए वो भी कहते हैं हम राजभर हैं। जब आप बंगाल में चले जाइए वो भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ में चले जाइए तो ये राजभर क्या माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी के आने के बाद से पैदा हुई जाते, ये पहले से थी, लेकिन मान सम्मान के लिए कोई काम नहीं किया। नमस्कार, मैं अखिलेश राजभर, आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। इस समय मुंबई में है और हमारे साथ है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी महाराष्ट्र के अध्यक्ष उमाशंकर राजभर जी हैं। इस समय सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें वायरल हो रही हैं। इस समय देश में जाति जनगणना को लेके भी तरह तरह की बातें हो रही थी। जाति जनगणना सरकार कराने जा रही है। हम बात करेंगे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी की। लगभग 22 साल हो गए हैं इस पार्टी को बना के, और कहीं ना कहीं जब सरकार कुछ अनाउंसमेंट करती है तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जी का नाम आता है। और जो मुद्दे हैं, जैसे आरक्षण की बात हो गई या जाति जनगणना की बात हो गई, महिलाओं को आरक्षण की बात हो गई, तमाम मुद्दे जब सरकार की तरफ से कुछ इस पे चर्चा होती है तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जी का भी नाम आता है। तो जानना चाहेंगे कि 22 साल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का सफ़र जो 22 साल का ख़त्म हो चुका है, ओम प्रकाश राजभर जी 22 साल के अंदर कितनी उपलब्धियां हासिल किए हैं। सर, क्या कहेंगे? सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को लगातार 22 साल संघर्ष करते करते अगर कोई भी सरकार कुछ भी अगर अनाउंस करती है तो कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर जी का नाम आता है, जिससे विरोधी झल्ला जाते हैं और कहते हैं कि हर बार उन्हीं का नाम आता है। इसमें देखिए, माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। जब उन्होंने भारतीय समाज पार्टी बनाया, बाद में 2004 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी उसका नाम उन्होंने जोड़ा, और उस समय 4-5 मुद्दे थे, और उन मुद्दों को उन्होंने प्रखरता से अपने मुद्दे रखा। जब भी घोषणा पत्र, जब भी चुनाव हुआ, उन्होंने कहा देश में जाति जनगणना होनी चाहिए, उन्होंने कहा पूर्वांचल राज्य बनना चाहिए, उन्होंने कहा महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, गरीब सवर्णों को आरक्षण मिलना चाहिए। ये मुद्दे उनके हुआ, और प्रत्येक वोटर को कुछ न कुछ पेंशन मिलनी चाहिए, ये मुद्दे थे उनके। लेकिन जब से वो सत्ता में आए, सत्ता में आने के बाद पहला उन्होंने जो 10% आरक्षण गरीब सवर्ण को मिल रहा है
वह उनका मुद्दा समाप्त हो गया, एनडीए सरकार ने कराया। दूसरा, महिला आरक्षण का मुद्दा समाप्त हो गया। तीसरा उनका जो मुद्दा था जातिगत जनगणना, जिसको माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अभी घोषणा किया है, यह भी मुद्दा समाप्त हो गया। पेंशन की बात है तो देखिए, हर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं, आपने लाडली बहना सुना होगा, और वह प्रत्येक मतदाता को पेंशन देने की ही बात हो रही है। हर महीने जो भी 1000 रुपये कहीं मिल रहा है, कहीं 1500 मिल रहा है, कहीं 2100 मिल रहा है, कहीं 2500 मिल रहा है, तो वह मुद्दा है, हर स्टेट वाइज लागू हो रहा है। अब जो उनका मुद्दा है जाति जनगणना के बाद रोहिणी कमीशन जो 2016 में बना था, जिस मुद्दे के लिए माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी सत्ता में आए 2017 में, उत्तर प्रदेश सरकार में रहे, और सरकार में रहते हुए उन्होंने सामाजिक न्याय समिति, जो सामाजिक न्याय समिति जस्टिस राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में बनी, रिपोर्ट आई, वह कहती है कि जो ओबीसी आरक्षण है 27% आरक्षण का बंटवारा हो जाए, जैसे अन्य प्रदेशों में है, बिहार है, केरल है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, तो उत्तर प्रदेश में भी लागू हो जाए। और जिसके लिए सपा आज भी, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो समाजवादी नेता है, कोई माननीय अखिलेश जी से यह कहलवा दे कि देश में या उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय समिति हम लागू कर देंगे और देश में रोहिणी कमीशन की बात करेंगे। और उसी दरमियान जब माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी दिल्ली की सरकार, एनडीए सरकार में मोदी जी से मिले, तो मोदी जी ने कहा आप उत्तर प्रदेश की बात सोच रहे हैं कि 27% आरक्षण का बंटवारा हो जाए, मैं तो चाह रहा हूं पूरे देश में यह व्यवस्था लागू हो जाए, जिसके लिए उन्होंने रोहिणी कमीशन, मुझे याद है कि 2 अक्टूबर 2016 को रोहिणी कमीशन बना, और रोहिणी कमीशन अपनी एक रिपोर्ट दे दिया है पूरे देश में सर्वे करके। लेकिन जो अन्य पार्टियां थी, चाहे अखिलेश जी हों, तेजस्वी यादव जी हों, जितने ऐसे दबंग नेता, अनुप्रिया पटेल जी हों, यह कहती हैं कि नहीं, पहले आप जात जनगणना कराइए, उसके बाद रोहिणी कमीशन लागू करिए, क्लियर हो जाए कौन सी जात की कितनी हिस्सेदारी है, उसी हिसाब से उसकी भागीदारी तय होनी चाहिए। अब तो क्लियर कट है। इसके बाद आप देखिएगा कि जो अगला मुद्दा माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर उठा रहे हैं, जो रोहिणी कमीशन बना हुआ है मंडल आयोग के, यानी 27% आरक्षण को बांटने के बाद जो ही जनगणना आपकी 2025 में हो जाएगी, उसके बाद जो है रोहिणी कमीशन यही सरकार लागू करेगी, एनडीए सरकार ही। पिछड़ों की अगर कोई हितैषी है, अति पिछड़ों की, तो यह एनडीए सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी की ही सरकार है। मुझे याद है जब आरक्षण मंडल कमीशन लागू हो गया, लेकिन उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। जैसे अनुसूचित जनजाति के लिए अनुसूचित आयोग है, ओबीसी आयोग बना करके उन्होंने उसको संवैधानिक दर्जा दिया। यह देने का काम अगर किया है तो यह सरकार ने, एनडीए सरकार ने किया है। और नीट में पीजी के जो एमए डॉक्टर करते हैं, उसके लिए वहाँ पे ओबीसी आरक्षण लागू नहीं था, तो यह सरकार ने लागू किया है। तो जहाँ जहाँ अति पिछड़ों की बात आती है, यह सरकार हमेशा खड़ी हो जाती है। तो माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी जो बार बार कह रहे हैं कि रोहिणी कमीशन देश में लागू होना चाहिए, और आप देखिएगा जब ही 25 के लास्ट तक के जनगणना की रिपोर्ट आ जाएगी और जब ही परिसीमन ये सब बातें तय होगी, उसी समय यह सरकार जो है रोहिणी कमीशन को भी लागू करेगी। तो ये क्लियर है माननीय नेताजी का जो अगला मुद्दा है कि रोहिणी कमीशन देश में लागू होना चाहिए, तो यही सरकार लागू करेगी। और जो 2-3 मुद्दे हैं, पूर्वांचल राज्य बनना चाहिए, तो पक्का है आज नहीं कल जिस दिन उत्तर प्रदेश का बंटवारा होगा तो पूर्वांचल राज्य अवश्य बनेगा। और क्लियर है, सबको मालूम है कि अगर पूर्वांचल राज्य बना तो राजभर समाज का बेटा जो है मुख्यमंत्री बनेगा। सर, आप जानना चाहेंगे, जैसे आपने कहा कि वो रोहिणी कमीशन लागू होनी चाहिए, लेकिन समाज के ही कुछ लोग एसटी आरक्षण में जाने की बात कर रहे हैं, तो ये कैसे होगा कि हम ओबीसी में भी जाना चाहते हैं और समाज के लोग, राजभर समाज के लोग एसटी आरक्षण की भी मांग कर रहे हैं? कि समाज की यही तो विडम्बना है। मुझे याद है, मैं 1986 से लगभग मैं सामाजिक क्षेत्र में हूँ, और उस समय जब सब लोग, चाहे माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी हों, स्वर्गीय सुखदेव जी हों, राम अचल जी हों, सब लोग, माननीय दूधनाथ जी देश के कहिए या प्रदेश की कहिए, राजभर समाज के पहले विधायक हुए कांग्रेस से। उन्होंने उस समय विधानसभा में मुद्दा लाया कि समाज को, क्योंकि समाज को कोई आरक्षण नहीं मिलता था, केवल एससी आरक्षण था, एसटी आरक्षण था, और आपको कुछ जातियों को जो
डिनोटिफाई क्रिमिनल जातियां थी, उन जातियों को विमुक्ति करके एक सर्टिफिकेट मिलता था। किन्हीं किन्हीं राज्यों में कुछ आरक्षण था, लेकिन यह ओबीसी आरक्षण नहीं था। और तब उन्होंने एससी का मुद्दा उठाया। एससी के मुद्दे को लेकर के मुझे याद है कि राजभर समाज तन मन धन से 33-34 साल तक बसपा के पीछे रहा, और बसपा के पीछे रहने की वजह केवल एससी आरक्षण, अनुसूचित जाति में हमको आरक्षण मिल जाना चाहिए, जबकि 90 में मंडल कमीशन लागू हो गया, 93 से पूरा चल रहा है। और कभी बसपा के नेताओं के मुंह से यह नहीं सुने होंगे कि आप ओबीसी जो आरक्षण है उसका लाभ लीजिए, जब आपको एससी मिलेगा तो देखा जाएगा। लेकिन कभी उन्होंने कहा नहीं, हम आपको एससी आरक्षण दिला के रहेंगे। 33 साल तक समाज रहा, और उसका परिणाम रहा आज आप समाज में जो विकृतियां देखते हैं। कोई भारद्वाज लिखता है, कोई प्रसाद लिखता है, आज जो सर नेम छिपाने की बात है, केवल एससी आरक्षण रहा 33-34 सालों तक मान सम्मान के लिए, क्योंकि उससे निकल करके लोग जो है भारद्वाज हो गए, कोई राय हो गया, कोई सिंह हो गया, केवल वजह एससी आरक्षण था। और मैं मानता हूँ चाहे जो भी सरकार रही हो, बसपा को छोड़ करके सपा रही हो, बीजेपी रही हो, एससी आरक्षण के लिए 3-3 बार आरटीआई, 3-3 बार जो है देश के लिए यह मुद्दा भेजा गया कि इन जातियों को 15-16 जातियां हैं, कहने के लिए 3-4 है, उपनाम लेकर के 16 जातियां हैं, इन जातियों को एससी आरक्षण मिलना चाहिए। जब यहाँ से प्रदेश का विधानसभा से उसको पारित करके भेजा जाता है, तो जो दिल्ली में आरजीआई है, जो आप कहते हैं कि रजिस्ट्रार जनरल इंडिया, वहाँ पे ये मुद्दा खारिज हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो क्राइटेरिया है छुआछूत का, एससी में उसी जात को शामिल किया जा सकता है जिसका सामाजिक जो स्तर है अछूत का हो, और राजभर जात इससे बिलोंग नहीं करती है। बार बार 3 बार मुद्दा भेजा गया, तीनों बार आरजीआई ने इसको खारिज कर दिया। जब एसटी की बात मुझे याद है, जब माई नेताओं प्रकाश राजभर जी सामाजिक न्याय की बात करने लगे कि 27% आरक्षण को बंटना चाहिए, क्योंकि देश में 27% आरक्षण चाहे मुलायम सिंह रहे हों चाहे लालू यादव, 89-90 के बाद जब से लागू हुआ है, अपनी जातियों में इस तरह से उन्होंने प्रेरणा पैदा किया कि 27% आरक्षण का लाभ जो यादव जात के रहे हों, पटेल जात के लोग रहे हों, अब आकर के इतनी सक्रियता दिखाई कि यह 27% का लाभ लेकर के आज उनके जो बच्चे हैं, कोई पुलिस में है, कोई दरोगा बना है, कोई आईएएस बना, कोई पीसीएस बना, सभी सरकारी नौकरियों में वह भर गए। आपका समाज केवल एससी कहते रहा, लेकिन लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव अपने समाज को इतना जागरूक किए कि उस 27% का 20% लाभ जो है अपनी जातियों को देते रहे, और उसी के बल पे चाहे शिक्षक की भर्ती हो, पुलिस की भर्ती हो, वो भरते चले गए। यादव बढ़ता चला गया, राजभर केवल एससी कहते रह गया। अपने बेटा बेटी को यह जागरूक नहीं किया कि 27% में तुम भी हो, तुम भी तैयारी करो, तुम भी लाभ ले सकते हो। यह जागरूकता फैलाने के बजाय जो बसपा के नेता थे वह केवल एससी कह रहे। उसी तरह से जब से माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी सामाजिक न्याय की बात करते हैं कि 27% को बंटना चाहिए, और देश में रोहिणी कमीशन लागू होना चाहिए, जो 27% आरक्षण बढ़ जाना चाहिए, जो है जब से मुद्दा उठाने लगे, तो उसी समय 2017 में कुछ लोग जो है कहते हैं कि हमारे समाज को एसटी में आना चाहिए, मिलना चाहिए। हम नहीं कह रहे कि हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, वह प्रक्रिया होनी चाहिए, लेकिन प्रक्रिया इतनी लंबी है, इसका मतलब उस प्रक्रिया के पीछे ठीक है आप प्रयास करते रहिए, लेकिन जो मिल रहा है, आपको जो खाना मिल रहा है 27%, अगर उसका रोहिणी कमीशन के द्वारा बंटवारा हो जाता है, सामाजिक न्याय समिति के द्वारा बंटवारा हो जाता है, तो पहले उसका लाभ तो लेना अपने बच्चों को सिखाओगे। अब चाहे एजुकेशन में हो चाहे नौकरी में हो, पहले उसका लाभ लें, जब एसटी मिलेगा तब देखा जाएगा। तो यह जो बसपा के नेता हैं, बसपा से निकले हुए नेता हैं, वह इस मुद्दे को लटकाने भटकाने काम करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी किस तरह से ओबीसी आरक्षण की बात करते हैं, अति पिछड़े की बात करते हैं, तो वह अब एससी भूल गए। 33-34 सालों तक समाज उनके साथ रहा, अब कहते नहीं एसटी मिलना चाहिए। हम नहीं करें, अगर क्राइटेरिया में हम बैठते हैं तो हमको मिलना चाहिए, हम उसके विरोधी नहीं हैं, हम तो उसके प्रयासरत हैं। लेकिन जब मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन जो आज मिला हुआ है कम से कम उसका तो हम लाभ अपने बच्चों को दिलाएं। आरक्षण की बात हो रही है, तो हम जानना चाहेंगे कि आप क्या मार्गदर्शन देंगे। जो राजभर समाज है काफ़ी पिछड़ा हुआ है,
हर मामले में पिछड़ा हुआ, तो आप क्या मार्गदर्शन देंगे आरक्षण के मुद्दे पे? देखिए, माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी घूम घूम के लोग कहते थे, हर जगह आज भी मंच के माध्यम से कहते हैं, उनके नेता कहते हैं, लोग कहते हैं, लेकिन लोग यही हंसी उड़ाते हैं। बसपा के लोग हैं और अन्य समाज जो अन्य पार्टियों में लोग काम करने वाले, वह कहते हैं कि हम पुलिस बना देंगे, दरोगा बना देंगे, आईएएस बना देंगे, आईपीएस। वह जागरूक करने की बात है कि आप अपने बच्चों को जागरूक करिए, और जागरूक जब हो जाएंगे तो आपके बच्चे यही सिपाही बनेंगे, दरोगा बनेंगे, पुलिस में भर्ती में जाएंगे, शिक्षक बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे। तो जो लोग हैं हमारे समाज के, अब कोई देखिए, अब कोई भटकाने लटकाने की बात नहीं, राजभर ब्रांड एक हो गया है। आज तो पूरे देश में कहीं भी जाइए, क्या यही मुझे याद है, यही बसपा के नेता थे, कहते थे हम 4-5 जिला उत्तर प्रदेश में रहते हैं हमारा जो, लेकिन आज सोचिए उत्तर प्रदेश तो पूरे उत्तर प्रदेश में दिखते हैं, बिहार में जाइए तो सब लोग कहते हैं हम राजभर हैं, आप असम में चले जाइए वो भी कहते हैं हम राजभर हैं, जब आप बंगाल में चले जाइए वो भी कहते हैं, छत्तीसगढ़ में चले जाइए। तो ये राजभर क्या माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी के आने के बाद से पैदा हुई जाते, ये पहले से थी, लेकिन मान सम्मान के लिए कोई काम नहीं किया। लोग अलग अलग सरनेम से अपना नाम छिपा के रहने लगे, लेकिन देश में जो भी जहां है तो आज उससे गर्व है। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के इतिहास को उजागर करने के लिए अगर कोई है तो माननीय नेता ओम प्रकाश राजभर जी है। जब उसको उजागर कर दिए तो आज चाहे बिहार में हो, चाहे बंगाल में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में है, छत्तीसगढ़ में है, जहां भी राजभर राय भारद्वाज सिंह बनकर के छिप के रह रहा था, आज कहता है हम राजभर हैं। तो यह बताने की ज़रूरत नहीं है कि आज सब लोग जो है जाति जनगणना में राजभर लिखेंगे, और अपने बच्चों को जो 27% आरक्षण मिल रहा है उसमें शिक्षित करके, अगर उसमें सामाजिक न्याय समिति उत्तर प्रदेश में लागू हो जाती, बंटवारा हो जाता है, देश में रोहिणी कमीशन लागू हो जाता है, तो अपने बच्चों को शिक्षित करके उच्च जो शिक्षित नौकरियां हैं उसमें अपने बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे लाने का प्रयास करिए। यही मैं समाज को संदेश देना चाहूँगा कि राजभर ब्रांड जो है फेमस हो चुका है, अब राजभर को कोई भटका लटका नहीं सकता है। अब देश की राजनीति में उसका एक हमेशा जो है अधिकार भागीदारी रहेगी। आप इसी तरह से आप लोग जो है अपने बच्चों की ओर पढ़ाइए, उनके अंदर राजनैतिक चेतना पैदा करिए, उनको शिक्षित करिए, और शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसको आप ऊंचाई पर अपने बच्चे को ला सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप शिक्षित करिए और बच्चों को नौकरियों के लिए प्रेरित करिए। जगह जगह जो सामाजिक बुराई हो उसको पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।